योर बायोलॉजी टीचर और आपका स्वागत है द हौसले बैच में। सो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5। बेसिकली साइंस का ये चैप्टर है और इसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के एमसीक्यूज, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को। अगर आपने इसका वन शॉट वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूँगा कि आप उसको देख लो और उसके बाद अगर आप एमसीक्यूज और असर्जन और रीजनिंग क्वेश्चंस करते हो तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। अगर आपने इसको पहले से ही पढ़ा है तो आप इन क्वेश्चंस को सीधे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले मैं बताना चाहूँगा द हौसले बैच के बारे में। अगर आप नए हो तो है ना, उसको देख लो। देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सीधे एमसीक्यूज और असर्जन रीजनिंग क्वेश्चन पर चले जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टडी करोगे, है ना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पे आपको क्या देना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा। तो बेसिकली वो टेस्ट जो रहेगा इसी पर्टिकुलर चैप्टर के बेसिस पर रहेगा। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो, अच्छे नंबर आप गेन करते हो, तो आपको चांस मिलेगा कि जो हमारे पहले से ही जो कोर्सेज हैं वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या कर पाओ, उसको पढ़ पाओ, है ना। और इसके अलावा भी आपको कूपन्स मिल सकते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं हमारी वेबसाइट में विच इज़ eduground.in। और इसके अलावा जब भी आप एग्ज़ाम दोगे और एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट इशू होगा जिसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर। बेसिकली आप उसमें हैशटैग यूज़ कर सकते हो हमारा विच इज़ eduground हौसले एंड हैशटैग eduground। और इस तरीके से आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, है ना। तो ये है हौसले ग्रुप। सो बेसिकली अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे बोल रहा है कि सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, देन सी सेचलिडेन एंड सेचवान एंड डी एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज्ड किया था। तो आपको मैं बता दूं कि जो सेल है उसको डिस्कवर किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। बट जो सेल थ्योरी है कि ये जो है डिवाइड करता है ना, तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट्स हैं उसको जो पब्लिश किया था, जिसको प्रपोज किया था, हमको उस साइंटिस्ट का नाम बताना है। तो बेसिकली रॉबर्ट हुक जो थे वो उन्होंने सेल को एक्चुअल में डिस्कवर किया, बट उसको सेल थ्योरी उन्होंने प्रपोज नहीं किया था। देन एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक की बात करते हैं तो इन्होंने भी माइक्रोस्कोपी के फील्ड में काफ़ी वर्क इन्होंने किया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करने में, है ना, इन्होंने काफ़ी वर्क किया। देन रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम बात करते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने कुछ थ्योरीज दी थी जैसे कि ब्राउनी मोशन। और यहाँ पे हमारा बच जाता है ऑप्शन सी विच इज सेचलिडेन एंड सेचवान। तो इस तरीके से जो हमारा सही आंसर है, जो राइट आंसर है, वो है हमारा सी। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको करेक्ट कर देते हैं। तो सेल थ्योरी प्रपोज किसने की थी, सेचलिडेन एंड सेचवान ने। सो अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए सेलुलर, मतलब जो सेल नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सेल नहीं है। ऑप्शन है हमारे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन एंड फंजी। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में बेसिकली एक पूरा प्रॉपर सेल मिलता है ना। देन वही प्रोटोजोन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटोजोन जो होता है तो वो बैक्टीरिया से थोड़ा डेवलप होता है और उसमें भी स्पेसिफिक सेल जो होंगे वो हमको मिलेंगे, मतलब इसमें पूरी मेम्ब्रेन वॉल सब मिलेगा। देन उसके अलावा अगर हम फंजी की बात करते हैं तो फंजी जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, दैट मीन्स एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसलिए जो हमारा आंसर है यहाँ पे क्या है, ए वायरस। वायरस जो होता है बेसिकली किसके बने होते हैं, वायरस बने होते हैं प्रोटीन, और दूसरा इसमें क्या रहता है प्रोटीन के अलावा, जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन से मिलकर बना होता है कौन, वायरस। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ए सेलुलर। तो हम यहाँ पे टिक कर देते हैं वायरस। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच स्ट्रक्चर इन प्लांट सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्राइव सेलुलर प्रोसेस। ए हमारा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है न्यूक्लियस और डी है गोल्जी अपरेटस। क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से
प्लांट सेल में कौन सा स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है ना। सेल के अंदर जो बहुत सारी प्रोसेस होती हैं उसमें एनर्जी कौन प्रोवाइड कराएगा। तो यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से हम इसको देख सकते हैं। जैसे कि एक ऑप्शन की बात करते हैं तो ए है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट बेसिकली फूड बनाने के काम आता है ना, कार्बोहाइड्रेट बनाने के काम आता है। वही अगर हम बात करते हैं इन माइटोकॉन्ड्रियन की, तो यस, ये वही स्ट्रक्चर है जिससे हमको क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है ना, पावर हाउस भी बोलते हैं इसको हम। तो माइटोकॉन्ड्रियन ऑब्वियसली इसका आंसर होगा, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको बता सकते हैं। बट व्हाट अबाउट अदर्स, अदर्स का क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियस और गोल्गी एपरेटस क्या करते हैं फिर ये। न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर होता है क्रोमोसोम या फिर बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये जेनेटिक मटेरियल होगा, मतलब इसके अंदर होगा डीएनए, है ना, हेरिडिकल इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। वही गोल्गी एपरेटस जो रहता है वो क्या करता है, वो चीज़ों को पैकेज करता है और डिस्पैच करता है ना। तो बहुत से मटेरियल जो होते हैं वो बनकर गोल्गी एपरेटस में आते हैं, फिर गोल्गी एपरेटस उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता है और फिर उसको अपनी स्पेसिफिक लोकेशन जो उसका काम है वहां तक उसको डिस्पैच करने का काम करता है, और इसके अलावा बहुत से सब्सटेंस को ये स्टोर भी करता है। तो चलो इसका आंसर कर देते हैं, इसका आंसर है बी, माइटोकॉन्ड्रियन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। हमारे ऑप्शंस हैं सेल्यूलोज एंड लिपिड, लिपिड एंड प्रोटीन, पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड लिपिड, और सेल्यूलोज एंड प्रोटीन। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेल होती है, सेल के ऊपर एक वॉल होती है ना, अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जिससे घिरा हुआ रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ये बनता है दो कंपोनेंट से मिलकर, एक होता है लिपिड और दूसरा होता है प्रोटीन। तो इस तरीके से लिपिड और प्रोटीन आपस में ज्वाइंट होकर क्या बनाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हमारा आंसर होगा लिपिड एंड प्रोटीन। तो यहाँ टिक कर देते हैं हम बी आंसर को, लिपिड एंड प्रोटीन को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ। तो क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही सिंपल है कि जो रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर को कैसे, किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करते हैं। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं प्लाज्मोलाइसिस, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। तो एक बार आपको बता दूं कि जो प्लांट होता है उसमें क्या होती है, रूट्स होती हैं। रूट्स क्या करती हैं, जो सॉइल में जो वाटर्स होती हैं उस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं, उस वाटर को एब्जॉर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि आखिरकार ये किस प्रोसेस के थ्रू इसको एब्जॉर्व करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं हम, यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस में होता क्या है, बेसिकली सेल के अंदर का पूरा मटेरियल आ जाता है बाहर, है ना, इसका लिक्विड मटेरियल अंदर आ जाएगा तो बिल्कुल श्रिंक जैसा हो जाएगा बिल्कुल। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। वही डिफ्यूजन का मतलब होता है कि कोई आपके पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल्स क्या होते हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से, हायर कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ जाएंगे, आगे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। अगला प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है वो बेसिकली किसका फिनोमेना है, वाटर का फिनोमेना, है ना। वाटर जो होता है वो क्या करता है, वो आपके हायर वाटर से, मतलब यहाँ पे जैसे सपोज करो वाटर है ना, और बीच में क्या है, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे वाटर का बहुत ज़्यादा अमाउंट है, वाटर क्या है, बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे वाटर बहुत कम है। तो इस केस में क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ये वाटर क्या करता है, मूव कर जाता है इस तरफ। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और एंडोसाइटोसिस ये एक और प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सेल जो होती है वो क्या करती है, बाहर की चीज़ों को अंदर इंगल्फ कर लेती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। तो अगर देखें तो वाटर को मूव करने का जो फिनोमेना है वो है ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस के थ्रू ही जो रूट है होती हैं वो क्या करती हैं, वाटर को एब्जॉर्व करती हैं। तो हमारा आंसर हो गया सी, ठीक है। तो चलो टिक कर लो यहाँ पे, क्या है इसका आंसर, सी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, आखिरकार ये सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले ही बताया आपको एक क्वेश्चन में कि एक सेल होता है, सेल के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म के ऊपर जो एक मेम्ब्रेन होगी उसको हम बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर होगी, है ना। किसी किसी सेल्स में ये मिलता है, जैसे कि प्लांट सेल में मिलता है, बहुत से आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। तो इसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और वॉल होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल। क्वेश्चन यहाँ पे होता है कि आखिरकार ये सेल वॉल बनती किसकी है, और यहाँ पे बेसिकली बात हो रही किसकी? प्लांट्स की। तो अगर प्लांट में देखें तो ये बनता है किसका? सेल्यूलोज का। किसका बनता है ये? सेल्यूलोज का। वही चिटिन जो होगा वो बेसिकली किस में बनता है? ये बनता है आपके फंजाई में। फंजाई जो होता है बेसिकली उसके ऊपर जो सेल्स होती है, सेल के ऊपर जो वॉल होती है वो चिटिन की बनी हुई होती है। सेल्यूलोज जो होता है वो बेसिकली प्लांट में ही मिलता है ना। इसके अलावा लिपिड और लिग्निन, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेल्यूलोज। ओके, तो सेल्यूलोज हो जाएगा इसका आंसर। देन उसके बाद बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्लांट सेल प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन विल नॉट बस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ। फर्स्ट है हमारा ऑप्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड है सेल वॉल, थ्री है आपका थर्ड क्लोरोप्लास्ट, और आपका फोर्थ जो ऑप्शन है वो है साइटोप्लाज्म। इसमें बोला है कि अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, किसमें? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखते हैं तो सेल जो है वो बर्स्ट नहीं होती है। इसके पीछे का रीजन क्या है? सो बेसिकली सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होकर होंगे क्या। सो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे पास एक, सपोज करो एक कंटेनर है जिसमें हमने एक सॉल्यूशन फिल किया है, ठीक है, और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने रख दिया सेल। ये क्या है? सेल। ठीक, सेल के अंदर जो है लिक्विड मटेरियल होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है, और सेल के बाहर ये लिक्विड मटेरियल है। ठीक, अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? जिसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर बाहर के जो सॉल्यूशन है, बाहर क्या है? सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा? लो, दैट मीन्स हाइपो। बाहर का जो सॉल्यूशन है, मैं याद रखना है इसको, मैं पॉइंट ये वाला कि आखिरकार मैं किस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बाहर के सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो होगा, और अंदर सेल के अंदर जो है इसमें जो सॉल्यूशन, किसका? सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगा? हाई। तो इस केस में क्या होगा कि जो वाटर है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? वाटर। वाटर सेल के अंदर एंटर कर जाएगी। क्या होगा? सेल के अंदर एंटर कर जाएगी, क्योंकि बाहर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉरी, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कम है, और अंदर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है। तो लो सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन से हाई सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा। तो इस केस में क्या होगा, जब वाटर अंदर जाएगा तो वाटर क्या करेगा? इस पर प्रेशर डालेगा। भाई आपको पता है कि अगर कोई बैलून है, बैलून के अंदर अगर आप क्या करोगे? हवा फिल करोगे, वाटर फिल करोगे, तो अंदर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे? उस पर प्रेशर डालेंगे। उसी तरीके से सेल पे भी प्रेशर आएगा। तो जब सेल पे प्रेशर आएगा तो ये बस्ट नहीं होगी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्या कारण है इसके पीछे का? तो स्टूडेंट्स इसमें ऐसा क्या होता है, इसमें होता है बेसिकली सेल वॉल। उसके ऊपर क्या होगा? सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या करेगी? इसको प्रोटेक्शन देगी, भाई इसको फूटने से बचाएगी, फूटने नहीं देगी। तो ये काम एक्चुअल में सेल वॉल के कारण होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो अंदर होता है, साइटोप्लाज्म का लिक्विड मटेरियल होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिक्विड मटेरियल की बाहर की एक पतली मेम्ब्रेन होती है, उसके बाहर सेल वॉल होता है जो कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से उसको बाहर निकालेगा। तो हम यहाँ पे आंसर टिक कर देते हैं, आंसर है हमारा बी, सेल वॉल। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस? न्यूक्लियस का आखिरकार क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, दूसरा सेलुलर रिप्रोडक्शन, तीसरा लिपिड सिंथेसिस, एंड चौथा है प्रोटीन सिंथेसिस। तो आखिरकार न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बता देता हूँ, जितनी सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल,
यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं उनके अंदर एक डेवलप न्यूक्लियस मिलता है ना। और न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली रिप्रोडक्शन के समय क्या होता है, डबल हो जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यू रिप्रोडक्शन जब होता है तो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है, डबल हो जाता है। और डबल होने के बाद फिर क्या होगा, ये पूरा सेल जो रहेगा वो डिवाइड करेगा, तो न्यूक्लियस जो रहेगा वो अलग अलग सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियस का जो मेन फंक्शन है वो है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। जब सेल का रिप्रोडक्शन होता है उस समय क्या करता है, खुद को डिवाइड कर लेता है। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए होता है ना, दैट मीन जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो जेनेटिक मटेरियल रहता है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस का वह फंक्शन करता है, बट ये न्यूक्लियस में जो डीएनए है वो उसको हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करता है, वो हेल्प करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो किस में होती है, वो होती है राइबोसोम में। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इन ऑप्शंस को देखते हुए कि सेलुलर रिप्रोडक्शन जो है इसका मेन फंक्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ऑर्गेनिज्म हैज पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन इट्स सेल, दिस ऑर्गेनिज्म कुड बी। अब इनमें यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सही तरीके से डेवलप नहीं है, तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म ये होना चाहिए। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, ऑप्शन बी है एनिमल, ऑप्शन सी है फंजी और ऑप्शन डी है बर्ड। सो अगर हम देखें तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, जो डेवलप्ड सेल होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलती है, जैसे कि एनिमल में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलेगा। वही फंजी भी होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और उनमें भी क्या होता है, डेवलप यूकैरियोटिक सेल्स होती है, तो मतलब इसमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। वही अगर हम बर्ड की बात करते हैं तो बर्ड जो है वो तो खुद मल्टी सेलुलर एनिमल है, तो उसमें भी क्या होगा, एक डेवलप्ड सेल होगी। तो इसका मतलब ये तीनों में ही डेवलप सेल होंगी। अब बचा है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया बेसिकली एक यूनिसेलुलर सेल होता है, सिंगल सेल होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोइड। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा वो होगा आंसर ए। टिक कर लेते हैं यहाँ पे, आंसर ए बैक्टीरिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज नंबर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इन आर बॉडी आर फाउंड इन। मतलब जो आपके न्यूरॉन है वो ज़्यादा अमाउंट में कहाँ पे मिलते हैं, कहाँ पे न्यूरॉन सेल मिलेंगे। तो बेसिकली जो न्यूरॉन सेल होता है ना, कौन सा सेल, न्यूरॉन सेल, जो कि हमारे किसकी सेल है, ये है हमारे ब्रेन की सेल्स। तो जो ब्रेन होता है उसमें न्यूरॉन मिलता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड है ना, इनमें क्या मिलता है, न्यूरॉन मिलता है। बट अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, तो मिलेगा वो ब्रेन में। कहाँ पे मिलेगा, ब्रेन में मिलेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि रेटिना तो जो है वो हमारी आंखों में है ना। आंखों में एक्चुअल में न्यूरॉन कनेक्ट होते हैं बट कम अमाउंट में मिलेंगे वहाँ पे, है ना। जो न्यूरॉन होंगे वो क्या करेंगे, सिग्नल को ब्रेन तक पहुँचाने का काम करेंगे। वही स्पाइनल कॉर्ड में भी यहाँ पे न्यूरॉन्स रहेंगे, न्यूरॉन की बनी रहेगी। टंग में भी न्यूरॉन रहेंगे बट टंग में भी क्या करता है, वो सिर्फ सिग्नल को पहुंचाने का काम करेगा। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में न्यूरॉन का नंबर ज़्यादा रहेगा, बट अगर मैं बात करूँ ज़्यादा कहाँ रहेगा तो मैं बोलूँगा ब्रेन, है ना। ब्रेन जो है मेन ऑर्गन है न्यूरॉन सिस्टम का, तो इस तरीके हम यहाँ पे आंसर टिक कर देते हैं, आंसर सी। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द राइबोसोम ऑफ द सेल आर डिस्ट्रॉयड। अगर राइबोसोम हमारी सेल में डिस्ट्रॉयड हो गया तो क्या होगा। तो पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि राइबोसोम का आखिरकार फंक्शन क्या है। हमारे पास जो ऑप्शन है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। हमारे पास ऑप्शन है, रेस्पिरेशन विल नॉट टेक प्लेस, फैट विल नॉट बी स्टोर्ड, कार्बन एसिमिलेशन विल नॉट अकर, देन प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे चार ऑप्शन हमारे पास। सबसे पहले ऑप्शन से हम जाते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की बात करता हूँ तो रेस्पिरेशन में राइबोसोम का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। रेस्पिरेशन जो होता है बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं और फिर वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है और फिर ऑक्सीजन फूड को ब्रेक करता है और फूड को ब्रेक करके क्या बना देता है, एनर्जी बना देता है। तो ये है हमारा क्या, रेस्पिरेशन। वही यहाँ पे फिर राइबोसोम का कोई फंक्शन नहीं है। अगर हम बात करते हैं फैट विल नॉट बी स्टोर, फैट स्टोर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि फैट जो होता है
वो स्टोर अगर होता है तो उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज होते हैं, है ना। तो फैट के स्टोर में भी इसका कोई रोल नहीं देखने को मिलता है। वही अगर हम कार्बन एसिमिलेशन की बात करें, मतलब कार्बन जो होता है वो इकट्ठा नहीं होता, कार्बन के रिएक्शंस नहीं हो पाते, ऐसा भी नहीं है राइबोसोम में, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म्ड। यस, हमारे पास जो आंसर है वो यही है। क्यों? क्योंकि जो सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उनको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, है ना। प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, दैट मीन्स वहाँ पे प्रोटीन जो है वो बनता है, और राइबोसोम रहेगा ही नहीं तो प्रोटीन भी बनेगा ही नहीं। तो हमारे पास जो आंसर है वो है डी, प्रोटीन विल नॉट बी फॉर्म्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मल्टी सेलुलर का मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मैनी, है ना। तो बहुत सारी सेलों से मिलकर बना हुआ जो रहता है उसको हम मल्टी सेलुलर बोलते हैं। हमारे पास ऑप्शन है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन विच हेल्प इन लोकोमोशन फीडिंग ऑफ अमीबा, सी है हमारे पास ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल, एंड डी है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच टुगेदर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म तो होगा नहीं क्योंकि मल्टी सेलर का मतलब होता है मैनी। साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन जो लोकोमोशन में और फीडिंग में वर्क करता है अमीबा के, नहीं वो भी नहीं है। मल्टी सेलुलर का क्या मतलब होता है? मैनी सेल्स। तो सिंपल सी बात है, सी हमारे पास आंसर होगा। बट अगर हम डी की बात करते हैं तो डी जो होता है अ ग्रुप ऑफ टिश्यू विच टुगेदर परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अगर हम बात करते हैं टिश्यू एक साथ अगर इकट्ठा होकर कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्गन। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो है सी, ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन सेल इज डन बाय। ट्रांसपोर्टेशन आखिरकार कौन करता है? तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात आई है तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो पर्टिकुलर सेल होता है ना, सेल के न्यूक्लियस के अगल बगल में हमको क्या मिलता है? ई आर देखने को मिलता है। क्या मिलता है? ई आर, है ना। और इसमें लगे होते हैं राइबोसोम, है ना। क्या लगे होते हैं यहाँ पे? राइबोसोम लगे होते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे अदर ऑर्गेनेल का, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेल के, इसके अलावा लाइसोसोम्स होते हैं, और फिर यहीं पे होंगे गोल्गी अपरेटस। क्या होंगे यहाँ पे? गोल्गी अपरेटस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम गोल्गी अपरेटस की बात करते हैं। तो गोल्गी अपरेटस में क्या होता है? मटेरियल आते हैं, और मटेरियल आने के बाद फिर उसके मॉडिफिकेशन होते हैं, और मॉडिफिकेशन के बाद फिर वो क्या होते हैं? वो स्पेसिफिक टारगेट पे जाते हैं, है ना। तो ये होता है आपका पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग का वर्क गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। वही लाइसोसोम जो होते हैं वो लाइसिस करते हैं, दैट मीन्स तोड़फोड़ मचाते हैं, है ना। इसको हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। वही माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली एनर्जी है, पावर हाउस है, ये एनर्जी मिलती है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो ये राइबोसोम जहाँ पे होता है वहाँ पे जब आपका मटेरियल बनेगा, है ना, राइबोसोम में जब प्रोटीन बनेगा तो वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होता है बाकी जगहों के लिए। इसीलिए जो हमारा आंसर है वो है डी। हमारा आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन जैसे मटेरियल का। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनेल दैट एग्जिस्ट ओनली इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। ऐसा आप आइडेंटिटी बताए, मतलब आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये ऑर्गेनेल कहाँ मिलता है? प्लांट सेल में मिलता है बट एनिमल सेल में नहीं मिलता। तो बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए सेंट्रियोल, बी क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी अपैरेटस एंड राइबोसोम। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एनिमल सेल और प्लांट सेल का जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे राइबोसोम तो मिलता ही मिलता है, सेंट्रियोल भी मिलता है और गोल्गी अपैरेटस भी मिलता है, क्योंकि दोनों ही लगभग लगभग सेम सेल हैं। बट क्योंकि प्लांट जो होता है वो फूड बना सकता है, एनिमल जो है फूड नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो हमारे पास आंसर जो है वो है डी, टिक कर देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा एक्वायर इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ। आखिरकार अमीबा फूड को कैसे अंदर लेता है, इंगल्फ करता है? तो स्टूडेंट्स ये है अमीबा। अब ये है फूड पार्टिकल, इस फूड पार्टिकल को क्या करेगा? ये अंदर ले लेगा। तो फूड को अंदर लेने की जो प्रोसेस होती है
अमीबा के अंदर, उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है अंदर के मटेरियल को एग्जिट कर देना, मतलब बाहर निकाल देना। इसको हम बोलेंगे क्या? आपका एक्सोसाइटोसिस। और अंदर लेने को क्या बोलेंगे? एंडोसाइटोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? वाटर फिनोमिना है। वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो प्रोसेस होती है रूट के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन में क्या होता है? हायर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल बाहर लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो हमारे पास जो आंसर है वो है एंडोसाइटोसिस। बढ़ते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको करेक्ट कीजिए। हमारे पास ऑप्शंस है मेनी फंजी आर सिंगल सेल, most cell are very large, animal cell have many vacuoles, chemical composition of prokaryotic and eukaryotic vary। तो एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो सकता है। सबसे पहला है कि मेनी फंजी आर सिंगल सेल। तो अधिकतर फंजी क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकतर नहीं, अधिकतर जो फंजी होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। तो मल्टी सेलुलर होंगे तो इसका मतलब पहला तो गलत है, बट हमको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। दूसरा है मोस्ट सेल आर वेरी लार्ज। अधिकतर सेल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अधिकतर सेल जो होते हैं वो स्मॉल साइज में होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। देन अगला है एनिमल सेल हैव वैक्यूल्स। अगर हम बात करें एनिमल सेल का, तो एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स नहीं होते, बहुत कम वैक्यूल्स होते हैं। हालांकि प्लांट सेल में ज़्यादा वैक्यूल्स होते हैं, तो ये भी क्या हो गया? करेक्ट। तो इस तरीके से हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स वेरी। केमिकल कंपोजिशन जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के वेरी करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज देखने को, जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो हमको देखने को बहुत ही कम मिलती हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया कि हाँ, ये बिल्कुल सही है। इसमें क्या होगा? जो केमिकल कंपोजिशन होगा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का वेरी करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यही आएगा, डी, जो कि क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक वेरी। बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। अब यहाँ से स्टार्ट हो गए हमारे असर्जन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से पढ़ते हैं, देन उसके बाद हम आंसर करते हैं कि ए बी सी डी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे असर्जन और दूसरा देखोगे रीजन। तो बेसिकली असर्जन जो स्टेटमेंट होता है, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि क्या वो सही है या फिर गलत है। उसके बाद हम स्टडी देखते हैं इसका रीजन को। रीजन बेसिकली पहले ही स्टेटमेंट का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, पहला क्वेश्चन जो रहता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है सेकंड क्वेश्चन। अगर वो पहले क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है पूरी तरीके से, तो हम यही देखते हैं कि क्या वो पहले स्टेटमेंट पे खरे उतरा है या फिर नहीं उतरा है, या फिर दोनों ही अलग अलग स्टेटमेंट्स बता रहे हैं। तो देखते हैं दोनों को, है ना। पहला असर्जन हम इसमें देखते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे। अ सेल स्वेल अप व्हेन प्रेजेंट इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। पहला लिखा है यहाँ पे कि अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखते हैं तो वो क्या होती है? स्वेल हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं पहली बात करता हूँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की, तो बेसिकली होता क्या है, एक हमने लिया ये सॉल्यूशन है, कौन सा? हाइपोटोनिक। और अंदर हमने एक सेल रखा, ठीक है। सेल के अंदर जो है हमने सेल के अंदर भी क्या होगा? लिक्विड मटेरियल होगा। तो हाइपोटोनिक का क्या मतलब होगा? हाइपोटोनिक का मतलब होगा कि अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वाटर का, सॉरी सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, और बाहर का सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा। तो उस केस में क्या होगा? वाटर अंदर जाएगी और ये स्वेल हो जाएगा। तो पहला जो असर्जन है, जो स्टेटमेंट है बेसिकली, वो बिल्कुल सही है ना, कि अगर हाइपोटोनिक में हम रखते हैं तो ये क्या होता है? आपका स्वेल हो जाता है। देन अगला है कि मोर वाटर मॉलिक्यूल एंटर द सेल देन दे लीव। अब बहुत ज़्यादा जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होगा? अंदर की तरफ एंटर करेगा। यस, तो यहाँ पे ये भी सही है। तो क्योंकि मोटर अंदर अंदर कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? ये स्वेल अप हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि असर्जन और रीजन दोनों ही सही है। और पहला स्टेटमेंट क्यों है वो? क्योंकि दूसरा स्टेटमेंट हो रहा है, मतलब वाटर अंदर जा रहा है, इसीलिए वो स्वेल कर रहा है। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ए, क्योंकि
इसमें लिखा हुआ है कि बोथ एसर्जन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, और रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट है उस पर्टिकुलर एसर्जन के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले यहाँ पर टिक कर लो, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। यहाँ पे बोला गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो उनमें खुद भी क्या कर सकते हैं, वो कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटीन वो बना सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है ये कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल का क्या मतलब होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा कि इसमें डीएनए होगा, जिसके कारण क्या करेंगे, ये अपना प्रोटीन खुद बना पाएंगे। इसीलिए ये कैसे होते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल होते हैं। देन तो ये पहला तो ट्रू हो गया स्टेटमेंट। अब दूसरा देखते हैं यहाँ पे रीजन, दे आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेल एंड कंटेन डीएनए बट लेक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। इसमें बोला गया है कि ये जो पर्टिकुलर आपका जो ऑर्गेनेल है इसमें डीएनए होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन सिंथेसिस बनाने की मशीनरी नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इनमें डीएनए भी मिलता है, और इसके अलावा प्रोटीन बनाने के लिए राइबोसोम ये भी इसमें मिलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे बोला है कि भाई प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी लेक है, नहीं है। बट ये तो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें तो राइबोसोम है, मतलब प्रोटीन बनाने की मशीनरी के पास है। तो रीजन जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत हो जाता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप ऑप्शंस, तो पहला तो क्या है, करेक्ट है, असर्जन सही है, बट रीजन यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे इन दोनों का कोई स्टेटमेंट का कोई फॉलोअप भी नहीं बैठ रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि बोथ असर्जन और रीजन आर ट्रू। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि हो ही नहीं सकता, ट्रू तो नहीं है। दूसरा है बोथ असर्जन एंड रीजन आर ट्रू, तो दोनों ये ट्रू नहीं है, तो ये भी गया। देन अगला है असर्जन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, मतलब असर्जन सही है लेकिन रीजन गलत है। बिल्कुल सही, ये वाला सी हमारा हो सकता है। लास्ट वाला ही पढ़ लेते हैं, असर्जन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि असर्जन तो सही है, तो इस तरीके हमारा आंसर आ जाएगा सी। तो हमारे पास असर्जन जो है वो ट्रू है बट रीजन जो है वो फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। असर्जन दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल है। और दूसरा यहाँ पे रीजन दिया हुआ है। रीजन से पहले असर्जन देख लेते हैं। भाई क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है, क्या उसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट को ही जा पहुंचता है, हर कंपोनेंट्स में नहीं जाता। तो यस, बिल्कुल सही है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब आपका कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाती, जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वही अंदर जाती हैं और वही बाहर आती हैं। ठीक है, तो रीजन दिया हुआ यहाँ पे इस स्टेटमेंट का कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज सम मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट एंड मोर इजीली देन अदर। क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये काम करता है कि कुछ चीज़ों को वो अंदर आसानी से आने देता है और कुछ चीज़ों को रोक देता है। यस, इसीलिए तो हम उसको क्यों क्या बोलते हैं, सिलेक्टिव परमिएबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो रीजन भी उसका बिल्कुल सही है, बाकी असर्जन तो है ही सही। तो इसको हम बोल सकते हैं बोथ असर्जन रीजन आर ट्रू, दोनों ही सही है। और रीजन जो है बिल्कुल करेक्ट है उसके एक्सप्लेनेशन करने के लिए, एक को एक्सप्लेन कर रहा है वो अलग से नहीं लिखा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे आंसर टिक कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ल्यूकोप्लास्ट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। पहला जो है, अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस होता है किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। तो ल्यूकोप्लास्ट तो गया, तो मतलब ये क्या, फॉल्स है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो फॉल। रीजन की बात करें, क्लोरोप्लास्ट स्टोर फैट। यहाँ पे लिखा है कि जो क्लोरोप्लास्ट जो रहता है वो फैट स्टोर करता है, स्टार्च स्टोर करता है और प्रोटीन करता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो दोनों ही जो पर्टिकुलर असर्जन और रीजनिंग है दोनों ही आपके क्या है, दोनों ही फॉल्स है। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो इनका स्टोर नहीं करेगा। बेसिकली वो कौन करेगा, ल्यूकोप्लास्ट करेगा। तो यहाँ पे डी आंसर होगा जिसमें दोनों ही क्या है, फॉल्स है। ओके, तो हो गया हमारा आंसर डी। देन अब यहाँ पे हमारे सारे इसके सारे असर्जन और रीजनिंग क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। अब हम
जो है, अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।